स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आइए सुनते हैं संस्मरण मेरे बड़े भाई। सन 37 का साल। उन दिनों मैं सूर्यपुरा स्कूल का छात्र था। भैया श्री राजेंद्र प्रताप सिंह पूर्ववर्ती सांसद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। छुट्टियों में जब वो घर आते तब अपने नए छात्र जीवन की अनोखी कहानियां सुना सुना कर मेरा बड़ा मनोरंजन करते। एक दिन उन्होंने कहा, मेरा सहपाठी जगदीश अभूतपूर्व प्रतिभा लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खुर्जा से आया है। अब तक बराबर अपनी कक्षा तथा बोर्ड की परीक्षाओं में सर्वप्रथम होता आया है और वाद विवाद प्रतियोगिता में तो सबको हरा ही देता है। बड़ा तेज लड़का है। विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत विद्यार्थियों के समक्ष भाषण देने को पधारे थे। उनके सारगर्भित भाषणों के बाद सभापति जी ने जगदीश चंद्र माथुर को विद्यार्थियों की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन के लिए पुकारा। नौजवान जगदीश चंद्र झट बिना झिझक के मंच पर आए और बड़े सधे हुए शब्दों में कहा, When the nightingale has sung, the lion has roared. Who will now hear the cow of a crow? जब भारत कोकिला का संगीत समाप्त हो चुका, शेर भी दहाड़ चुका, तो अब कौवे की काँव काँव कौन सुनेगा? फिर क्या कहने, तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों के कहकहों में पतले दुबले नौजवान जगदीश चंद्र की आवाज कहीं खो गई। मेरा भी घर पर बड़ा मनोरंजन हुआ और उस प्रतिभा को पास से देखने को जी ललक उठा। बाल सुलभ कौतूहल जो रहा। साल भर बाद मैं भी इलाहाबाद पहुंचकर कायस्थ पाठशाला का छात्र बना। आज सेनेट हॉल में अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता है। पाठशाला के सभी छात्र उधर ही भागे जा रहे हैं। मंच पर कोई बोल रहा है, पतला दुबला छोटा कद, मगर सुनहले चश्मे के फ्रेम से झांकती हुई उसकी आंखें तथा अपनी बातों को पुरजोर अंदाज से पेश करने की अद्भुत भंगिमा उस विशाल हॉल में बिल्कुल जादुई वातावरण उपस्थित कर रही है। हॉल में मेरे पहुंचते पहुंचते उसका भाषण समाप्त प्राय था और 2-1 मिनट बोलकर वो मंच के नीचे आकर कहीं खो गया। मैं अवाक हूं। सभा समाप्त होती है। बाहर बरामदे में भैया से भेंट हो जाती है। पूछता हूं तो पता चलता है कि यही जगदीश चंद्र माथुर रहे। मैं उनकी प्रतिभा का उसी दिन से कायल हो गया। फिर तो प्रयाग का मेरा नया जीवन प्रारंभ होता है। माथुर साहब से संबंध बढ़ता है। उनका प्रयाग स्ट्रीट का लॉज और मेरा क्लाइव रोड का बंगला आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। लंबी शेरवानी पायजामा और चट्टी पहने माथुर साहब साइकिल पर सवार भागे जा रहे हैं और मैं दूर से ही हेलो हेलो कर देता। उनके साथ हैं भैया और उन दिनों के गहरे दोस्त सुधीर घोष। माथुर साहब कलम उठाते हैं। विद्यार्थियों का आग्रह है इस वर्ष वार्षिक जलसे के लिए उन्हीं को नाटक लिखना है। लीजिए, माथुर साहब का सर्वप्रथम एकांकी भोर का तारा उगाया और विश्वविद्यालय के मंच पर उसका सफल अभिनय भी हुआ। धूम मच गई। मंच का सर्वश्रेष्ठ वक्ता कलम का सिपाही भी बना। फिर तो वो कलम कभी रुकी नहीं, थकी नहीं। जीवन के अंतिम क्षण तक चलती ही रही। एक से एक एकांकी आए हिंदी जगत में, फिर पूरे नाटक। कोणार्क का धारावाहिक प्रकाशन हमारी नई धारा में भी हुआ। हिंदी संसार ने इस प्रतिभा का स्वागत किया। इस प्रतिभा ने अपने जीवन काल में साहित्य संसार को अपनी अद्वितीय देन से अलंकृत किया। लीजिए, म्योर हॉस्टल के मंच पर माथुर साहब कुशल अभिनेता के रूप में भी उतर आते हैं। झा साहब यानी स्वर्गीय डॉक्टर अमरनाथ झा
तथा डॉक्टर सरोजिनी नायडू उनकी अभिनय कला पर रीझ जाते हैं। तालियां बजती हैं। नवयुवक जगदीश चंद्र के यश में 4 चांद लगते हैं। झा साहब उन्हें अपनी क्लास के लिए चुन लेते हैं। झा साहब से उनका सानिध्य बढ़ता है। बीए के बाद एमए में उनके आग्रह पर वे अंग्रेजी विषय ही लेते हैं, जो झा साहब का भी प्रिय विषय रहा है। माथुर साहब एमए में सर्वप्रथम आते हैं और स्वर्ण पदक मिलता है। झा साहब का भी आशीर्वाद मिलता है, जगदीश अब आईसीएस परीक्षा की तैयारी करो। उन दिनों जर्मन युद्ध के कारण आईसीएस की परीक्षा दिल्ली में ही होती थी। माथुर साहब नई दिल्ली स्थित पृथ्वीराज लेन में अपने संबंधियों के यहाँ रहकर परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। एड़ी चोटी एक कर पढ़ते हैं। उन्हीं दिनों एक दिन प्रयाग के क्लाइव रोड स्थित निवास पर माथुर साहब पहुंचते हैं पिताजी से मिलने। उन्होंने पूछा, कैसे आना हुआ? आपसे ही राय मशवरा करने। मुझसे? भला मैं? जी, आईसीएस की परीक्षा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठ रहे हैं। उनका कोई खास रुझान? मेरा एक पेपर हिंदी में भी है। जी, सिन्हा साहब भाषा के मामले में बोलचाल की भाषा के हिमायती हैं। संस्कृतनिष्ठ भाषा से उन्हें खास चिढ़ है। बस इसी का ध्यान रखिएगा। वे उर्दू और भोजपुरी के भी हिमायती हैं। एक दिन प्रयाग से पटना की गाड़ी में बैठा मैं अखबार के पन्नों को उलट पुलट रहा था कि देखा जगदीश चंद्र माथुर ने आईसीएस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया है। मन खुशी से नाच उठा। उनकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन हुआ। मगर जो प्रतिभा समूल रूप से साहित्य में आ रही थी, वो विभक्त होकर आई। ट्रेनिंग के बाद माथुर साहब की पहली नियुक्ति हाजीपुर में हुई, एसडीओ के रूप में। सन 1943 में वहीं से उनकी शादी के लिए बारात इलाहाबाद गई। वर वधू का स्वागत समारोह हाजीपुर एसडीओ के गंडक किनारे स्थित बंगले में हुआ। मैं वहां आमंत्रित था। आज अपने अग्रज को वर के रूप में भी देखा। माथुर साहब को एक कलाकार पत्नी मिली। वे आजीवन उनके साहित्यिक और कलात्मक जीवन की सच्चे अर्थ में सहधर्मिणी रही, सहकर्मिणी भी। उनके रेखाचित्र नई धारा के मुख्य पृष्ठ पर अक्सर छपते रहे। फिर माथुर साहब बिहार के होकर रहे। बिहार ही उनका कर्म क्षेत्र बना। 5वें दशक के अंत में जब तक उनकी नियुक्ति आकाशवाणी दिल्ली के महानिदेशक के रूप में नहीं हुई, वे बिहार की ही सेवा में लगे रहे। हाँ, कुछ दिनों के लिए उड़ीसा भी गए और शायद वहां नहीं जाते तो कोणार्क का प्रणयन कैसे होता। माथुर साहब राज्य के जिस आंचल में गए, वहां के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्थानों का पता लगाकर उनका पुनरुद्धार किया। यदि वे हाजीपुर के एसडीओ नहीं रहते तो भला आज वैशाली का पुनरुद्धार होता? वे जब तक भारत में रहे, वैशाली महोत्सव में बराबर वैशाली पधारते, वहां की गतिविधियों में पूरी दिलचस्पी लेते। गया के जिलाधीश के पद पर जब तक रहे, वहां बौद्ध स्थानों के उत्थान और उन्नयन में पूर्ण योगदान करते रहे। माथुर साहब सुधी साहित्यकार ही नहीं, साहित्यकारों को आदर और सम्मान देने वाले महान व्यक्ति भी थे। ये रूप उनका तब मुखर हुआ जब वे बिहार सरकार के शिक्षा सचिव होकर सन 1950 में पटना आए। उनके निवास पर बिहार के तथा बिहार के बाहर के साहित्यकारों का जमघट लगा रहता और वे सभी का आदर सत्कार करते और यथाशक्ति विभागीय सहायता देते। उस समय वे शिक्षा सचिव न होते तो आचार्य शिव पूजन सहाय जब राजक्षमा से आक्रांत हुए, तब उनके लिए समुचित दवा दारू का प्रबंध न हो पाता। यह सर्वविदित है कि उनके मान की रक्षा करते हुए कैसे उन्होंने बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से उन्हें रुपए दिलवाए। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तथा नव नालंदा महाविहार जैसी देश प्रसिद्ध संस्थाएं आज इस रूप में नहीं निखरती यदि उन दिनों माथुर साहब शिक्षा सचिव न होते। माथुर साहब परिषद के वार्षिकोत्सवों पर मंच की सजावट तथा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के अतिरिक्त मान्य अतिथि को सम्मेलन भवन में मुख्य द्वार पर उतारकर उन्हें सदस्यों के साथ एक शोभा यात्रा का रूप देकर कैसे मंच पर ले जाया जाए, इसकी भी पूरी योजना तैयार कर देते। हमें आज भी याद है परिषद का वो उद्घाटन समारोह।
जब वे सदस्य का परिचय खुद मंच पर खड़े होकर पढ़ते और फिर मुख्य अतिथि उन सदस्यों को माला पहनाकर अक्षत चंदन और रोरी से सम्मानित करते। उनके कार्यकाल के सभी समारोह अपनी विशिष्टता के लिए आज भी याद किए जाते हैं। बिहार में आचार्य शिव पूजन सहाय, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी तथा राजा साहब की गद्य शैली तथा उनके व्यक्तित्व से माथुर साहब बहुत ही प्रभावित थे। माटी की मूर्तें की प्रशंसा करते वे कभी नहीं अघाते थे। नई धारा के आदि संपादक के रूप में शिव पूजन बाबू ही छपरा से पटना आ रहे थे, मगर माथुर साहब ने उन्हें मुझसे छीनकर बदले में बेनीपुरी जी को मुझे दे दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि शिव पूजन बाबू बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक के रूप में पटना आएंगे। ये सरकार का दृढ़ विचार है और एक सरकारी पद को संभालते हुए उनका नई धारा का संपादन करना उचित ना होगा। इसलिए उन्हीं के आग्रह पर बेनीपुरी जी ने नई धारा के संपादक के पद को सुशोभित किया। माथुर साहब भी शिव पूजन जी, दिनकर जी तथा राजा साहब की तरह नई धारा के जन्मदाताओं में थे। इस रिश्ते को मृत्यु पर्यंत उन्होंने निभाया भी। मैं जब भी उनकी सेवा में पत्र भेजता, वे फौरन अपनी रचना बिना झिझक भेज देते। एक घटना तो मुझे आज भी कचोटती रहती है। मृत्यु के 2 सप्ताह पूर्व उनकी एक चिट्ठी मुझे मिली, ये लिखते हुए कि उनके परम मित्र स्वर्गीय त्रिवेणी प्रसाद सिंह ICS पर उनका लिखा संस्मरण जो दिनमान में प्रकाशनार्थ गया है, उसे अब वे चाहते हैं कि नई धारा में छपे, ताकि बिहार के पाठक त्रिवेणी बाबू के जीवन के उदात्त पक्षों से अवगत हो जाएं। उन्होंने दिनमान के संपादक रघुवीर सहाय को इस आशय का पत्र भी भेज दिया है। मैंने अपनी स्वीकृति उन्हें तुरंत भेज दी और ये भी लिख दिया कि सहाय जी ने अभी रचना मेरे पास नहीं भेजी है। पता नहीं क्यों वे बड़ी शीघ्रता कर रहे थे। उन्होंने फिर मुझे और रघुवीर सहाय जी को पत्र लिखा, ये पूछते हुए कि आखिर उनकी रचना का क्या हुआ। संयोग से रचना मुझे समय पर मिल गई और नई धारा में निकल गई। मैंने नई धारा की वह प्रति प्रकाशित होते ही उन्हें भेज दी, मगर शायद तब तक वे पक्षाघात से शिकार हो अस्पताल जा चुके थे। पता नहीं अपनी अंतिम प्रकाशित रचना को वो देख भी सके या नहीं। हाँ, अपने उस आखिरी पत्र में उन्होंने ये भी लिखा था कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से ये सिफारिश की जाए कि शिव पूजन बाबू की जो अपार साहित्यिक सामग्री उनके ग्राम उनवास में नष्ट हो रही है, उसका वो उद्धार करें। आज उनके ना रहने पर उनकी पुण्य स्मृति में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद को ये काम पूरा कर देना चाहिए। भैया, जो उनके आजीवन परम मित्र रहे, इधर दिल्ली से आकर मुझसे कह रहे थे कि माथुर साहब के परिवार के सदस्यों से उन्हें पता चला है कि विदेश प्रवास काल में उन्होंने साहित्य और कला की अद्वितीय सामग्री इकट्ठा कर रखी थी और अवकाश के क्षणों में उन पर लिखकर उन्हें प्रकाशित करने की उनकी महती योजना थी। मगर असबाब से भरा वो जहाज असमय डूब गया। सारी निधियां उन्हीं के साथ खो गईं। हरेरी इच्छा बलियसी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।